हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, ONGC एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इसी पोस्ट के लिए मैंने जो 1000 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया हूँ उसका पार्ट 2 वीडियो ये है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं दिख पाया है उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 1 से लेके 30 तक। ठीक है, जो ब्लू वाला कलर से मार्किंग है वो 30 क्वेश्चन तक मैंने पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, इसका जो PDF है आपको मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है आपको। कैसे आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करोगे? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का। उस लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं इस जो वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? देखिए, टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल एनर्जी, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप लोग जानते हैं। उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है, हीट भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। ठीक है, एंड 32 में क्या पूछा गया है? 32 में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? देखिए, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये आप लोग तो जानते ही है, बुक्स में आप लोग पढ़ा है। ठीक है, लेकिन उसके साथ नोट डाउन कीजिए स्पेसिफिक, अगर कोई चीजों के साथ स्पेसिफिक ए टर्म आपको मिलेगा तो आप उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये क्या है? ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। नोट डाउन मस्ट करना है, क्योंकि जो कन्वेंशनल अभी तक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसका जो ट्रेंड है ना वो ब्रेक हो रहा है। अभी क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूं। आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है? द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किस टेम्परेचर में कंसीडर कर रहा है? -273 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसी क्वेश्चन के साथ आपको कोरिलेटेड क्वेश्चन करके जो नोट डाउन करना है, ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है इसको क्या बोलता है? द टेम्परेचर एट व्हिच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकेम जीरो। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए एस्टेरिक मार्क करके। द टेम्परेचर एट व्हिच द वॉल्यूम, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकेम जीरो। ठीक है, जिस टेम्परेचर में द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकेम जीरो, उसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलता है। इसी टेम्परेचर का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है? द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरफ जो टॉपिक है जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पकड़ लीजिए। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है वो आपको आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी एंड ऑल्सो इन मशीन डिजाइन में। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का ना वेटेज ज्यादा रहता है। जिसी टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में कॉमन मन के आता है, ठीक है, उसी टॉपिक को एग्जाम में आने का हाई चांस रहता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का समेशन है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से आप देख पाते हैं कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कम हो जाता है, तो उसी को बोलता है कि नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो नेगेटिव गेज प्रेशर को क्या बोलता है? नेगेटिव गेज प्रेशर को क्या वैक्यूम प्रेशर भी बोलता है। ठीक है, अगर गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर में जाने के क्या होगा?
इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो डेटा मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए गेज वो जो गेज प्रेशर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव गेज प्रेशर को क्या बोलता है, क्या नेगेटिव गेज प्रेशर को बोलता है वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चन के ऊपर वाटर का जो स्पेसिफिक है हीट है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 4.87। एंड इसी क्वेश्चन में आपको रिलेटेड क्वेश्चन करके जो नोट करना है, तो सॉलिड एंड जो लिक्विड है ना उसमें वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड हैव वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट, बट gases has two specific heat, ठीक है। एक क्यों गैस के लिए टू स्पेसिफिक हीट, क्योंकि गैस का डिफरेंट टेम्परेचर में प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर में गैस का जो वॉल्यूम एंड प्रेशर वो डिफरेंट होता है, इसी के लिए गैस का दोनों स्पेसिफिक हीट होता है। एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड और है दूसरा जो वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो एयर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू क्या है, एयर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। एंड एयर का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू क्या है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये आपको नोट डाउन करना ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना फ्रेंड, ये रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, कोई क्वेश्चन पढ़ने के टाइम जितना सारा हो सकता है रिलेटेड क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकोगे एंड उसी क्वेश्चन को आप याद कर सकोगे ना, तो एग्जामिनेशन आपको इजी से इजीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है which one of the following is the example of higher pair, ठीक है। देखिए हायर पेयर का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बोल देता हूं जो टूथेड गियरिंग, ठीक है, टूथेड गियरिंग क्वेश्चन ऑप्शन बी में है बेल्ट एंड रोप ड्राइव, ठीक है। ऑप्शन सी में है बॉल एंड रोलर बियरिंग, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में है बॉल एंड रोलर बियरिंग। ये सभी का सभी एग्जाम्पल किया है, ये सभी का एग्जाम्पल किया हायर पेयर है, ठीक है। अब आता है हायर पेयर बोलते का, हायर पेयर का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हम लोग किस एलिमेंट को हायर पेयर कहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर टू एलिमेंट के अंदर लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होता है तो उसी एलिमेंट को हम हायर पेयर कहते हैं, ठीक है। अगर टू एलिमेंट के अंदर लाइन और पॉइंट कांटेक्ट रहता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं हायर पेयर। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल करके आपको जो दिया है इधर में टूथेड गियरिंग, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बॉल एंड रोलर बेयरिंग, ये सभी का सभी क्या है, हायर पेयर का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लोअर पेयर किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए लोअर पेयर किसको बोलते हैं, तो लोअर पेयर उसी को बोलते हैं जब टू पेयर का अंदर सरफेस कांटेक्ट होता है, ठीक है। जब टू पेयर के अंदर होता है सरफेस कांटेक्ट तो उसी पेयर को बोलता है लोअर पेयर। एंड लोअर पेयर का सम एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। लोअर पेयर क्या है, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्कूप पेयर इस लोअर पेयर का एग्जांपल, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए, एल फॉर लोअर, पी फॉर पेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या मिलेगा आपको, इसका एग्जांपल है टर्निंग पेयर, नोट डाउन कीजिए, टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर, ठीक है। उसके बाद स्क्रू पेयर, स्क्रू पेयर, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर, ये सभी का सभी क्या है, लोअर पेयर का एग्जांपल है। एंड लोअर पेयर किसको बोलते हैं, जब टू एलिमेंट के अंदर सरफेस कांटेक्ट होता है उसी को हम लोअर पेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर टू एलिमेंट के अंदर लाइन और पॉइंट कांटेक्ट है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम हायर पेयर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, टूथेड गियरिंग, ठीक है, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, बॉल एंड रोलर बियरिंग। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में ओपन पेयर क्या है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन पेयर, इज एन ओपन पेयर, ठीक है। तो ओपन पेयर का जो एक एग्जांपल है, खूब बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन की जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें ज्यादा टाइम देखने को मिलेगा, रेल में भी आता है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइन है एक एग्जांपल, ठीक है।
ओपन पेयर का। एंड मेरा जो बेस्ड ऑन मेमोरी का बोल रहा है कि ये सेल में भी आया था, ठीक है, कोई ना कोई सेल का एग्जाम में भी ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग कौन सा पेयर का एग्जाम्पल है, लोअर पेयर। एंड आपको लोअर पेयर क्या है मैं अभी तक बोल दिया हूँ, लोअर पेयर किसको बोलता है एंड कौन सा पेयर लोअर पेयर है। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, ठीक है, हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन करने से पहले हमको बोलना है कि डक्टिलिटी क्या है, ठीक है, डक्टिलिटी क्या है वो आपको पहले समझाना है। तो डक्टिलिटी फ्रेंड ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिस प्रॉपर्टी के लिए हम उस मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है आप देख लीजिए, सपोज मान लीजिए ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, आप दूसरी साइड जो इस जो रॉड है ना, इस जो एलिमेंट है इसका टू सरफेस में आप टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इधर में एक टेंसाइल फोर्स, इधर में एक टेंसाइल फोर्स। तो क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, इसका लेंथ इंक्रीज होते रहेगा एंड क्या होगा, इसका जो ब्रेथ है ना ये डिक्रीज कर जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हम वायर और तार जो है ना उसको हम मैन्युफैक्चर करता है। तो इस मटेरियल के अंदर जिस प्रॉपर्टी के लिए हम इसी को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलता है, ठीक है। एंड डक्टिलिटी के लिए कौन सा फोर्स लगाना है देख लीजिए, इधर में हम कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, टेंसाइल फोर्स। तो डक्टिलिटी के लिए जो फोर्स अप्लाई करना है वो क्या है, वो टेंसाइल फोर्स है। एंड मैलिएबिलिटी के लिए हम जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होता है, वो है कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, ठीक है। तो आपको जो इधर में चारों ऑप्शन दिया है, बोला है कौन सा एलिमेंट का, कौन सा मेटल का हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, मैक्सिमम डक्टिलिटी कौन सा मटेरियल का है। तो इधर में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में जो पूछा है, व्हिच प्रॉपर्टी इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इंपैक्ट लोड, ठीक है, शॉक एंड लोड इधर में आएगा, ठीक है। लोड, शॉक एंड इंपैक्ट लोड के लिए कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो एक इधर में तो आंसर आया है टफनेस, लेकिन टफनेस होता क्या है, ठीक है, आपको हम समझाऊंगा टफनेस क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इंपैक्ट टफनेस किसको बोलते हैं, ठीक है, इंपैक्ट लोड के अगेंस्ट में जो फ्रैक्चर रेजिस्टेंस करने का जो प्रॉपर्टी है मटेरियल के अंदर उसको बोलते हैं टफनेस, ठीक है। इंपैक्ट लोड के अगेंस्ट में फ्रैक्चर रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी है मेटल का अंदर उसको हम टफनेस कहते हैं। एंड इसी जो टफनेस जो है ये पहले नोट डाउन कीजिए, इंपैक्ट लोड, ठीक है, इंपैक्ट लोड। अभी इस इंपैक्ट लोड किसको कहते हैं, ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम में कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड ऑन सम एरिया, इसको बोलते हैं इंपैक्ट लोड, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बड़ा अमाउंट का कोई फोर्स एक्ट करता है किसी पॉइंट में, उसको हम इंपैक्ट लोड कहते हैं, ठीक है, उसको हम इंपैक्ट लोड कहते हैं। इसी इंपैक्ट लोड के अगेंस्ट में मेटल का जो फ्रैक्चर रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं टफनेस, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको जो नोट डाउन करना है, जो इस इंपैक्ट टेस्ट के अगेंस्ट में फ्रैक्चर रेजिस्टेंस करने का जो प्रॉपर्टी जिसको हम टफनेस कहते हैं, इस टफनेस को हम कौन सा मशीन से इस टफनेस प्रॉपर्टी हमको मेजर करना है, डिटरमाइन करना है, वो है एक आइजॉट इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन, ठीक है, आइजॉट इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन। एंड दूसरा जो है वो है 4P, ठीक है। इसी दोनों मशीन के हेल्प के साथ हम किस एलिमेंट का जो टफनेस जो प्रॉपर्टी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल का जो टफनेस प्रॉपर्टी है वो हम आइजॉट इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन के, आइजॉट इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन एंड 4P इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन के हेल्प से हम उसका टफनेस वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी व्हिच परमिट्स द मटेरियल टू रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट, ठीक है। क्या कर रहा है, देखिए नोट डाउन कीजिए, इधर में रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी का एक स्पेशल केस क्या है, डक्टिलिटी का स्पेशल केस है मैलिएबिलिटी, ठीक है जी, ये पहले नोट कीजिए। डक्टिलिटी का एक स्पेशल केस है क्या, मैलिएबिलिटी। एंड मैं पहले भी बता चुका हूं मैलिएबिलिटी की
के लिए हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं मेटल के ऊपर, वो है कॉम्प्रेसिव फोर्स। नोट डाउन कीजिए, कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। डक्टिलिटी के लिए मेटल के ऊपर में हम टेंसाइल फोर्स लगाता है, बट मैलिएबिलिटी के लिए हम मेटल के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो है कॉम्प्रेसिव फोर्स इन नेचर, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी का एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो कौन सा, अगर आपको पूछा गया है तो द स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे आप, आपको आंसर करना है मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के लिए हम थिन शीट बना सकते हैं। कैसे, अगर इधर में देख लीजिए 2 रोलर है, ठीक है, 2 रोलर है, इसके अंदर हम कोई मैलिएबल मटेरियल को डालेगा, ठीक है, डाल देंगे, तो ये क्या है, इसका जो रोलर का जो रोलर के दोनों रोलर के अंदर में जो स्पेस है, इसी थिकनेस से एक शीट निकल के बाहर आएगा, ठीक है। इधर में मैं एक शेफ्ट का दिखा रहा हूँ, ठीक है, निकल के बाहर आएगा। अगर इस रोलर का डिस्टेंस में जितना करूँगा, बाहर आने का जो मेटल है उसका थिकनेस उतना ही कम होते चलेगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के साथ हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है। एंड अब देख लीजिए इधर में हम क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। इधर में ये जो फोर्स है नीचे वाला, ये ऊपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और नीचे जो ऊपर वाला है ये बॉटम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्रेसिव फोर्स, जो आपको पहले बताया, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं मैलिएबिलिटी केस के लिए, वो है कॉम्प्रेसिव फोर्स। एंड मैलिएबिलिटी के लिए, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोलर, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है, व्हिच प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर स्प्रिंग मटेरियल। स्प्रिंग मटेरियल के लिए जो प्रॉपर्टी होना आवश्यक है वो है रेजिलियंस, ठीक है। रेजिलियंस प्रॉपर्टी स्प्रिंग मटेरियल के लिए आवश्यक है। एंड स्प्रिंग रेजिलियंस प्रॉपर्टी क्या है, रेजिलियंस प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिलियंस प्रॉपर्टी के लिए शॉक एंड वाइब्रेशन जो है मेटल के अंदर वो एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। तो रेजिलियंस प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी होना चाहिए, स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टी है वो रेजिलियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर क्रेन हुक। देखिए एक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर क्रेन हुक, एंड ये भी बहुत खूब ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। रॉड आयरन, ठीक है, रॉड आयरन एग्जाम्पल है, क्रेन हुक हम रॉड आयरन से बनाता है। एंड ये जो रॉड आयरन है ना, इसके अंदर कार्बन परसेंटेज क्या है, इसके अंदर जो कार्बन है उसका परसेंटेज है 0.02%, ठीक है। एंड आयरन का परसेंट है 99.98। तो इसीलिए रॉड आयरन के क्या बोलते हैं, रॉड आयरन के बोलते हैं हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, प्योरेस्ट, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ही कम है, इसीलिए को बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। एंड रॉड आयरन कौन सा फर्नेस से आपको मिलेगा, रॉड आयरन मिलेगा आपको पार्डलिंग फर्नेस, ये भी नोट डाउन करना है। पार्डलिंग फर्नेस से आपको रॉड आयरन मिलेगा, ठीक है। एंड रॉड आयरन से नॉट ओनली क्रेन हुक, उसके साथ पाइप फिटिंग्स भी रॉड आयरन से तैयार होता है, ठीक है। एंड रॉड आयरन का कोई मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है, नोट डाउन कीजिए, रॉड आयरन का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है, द शॉक रेजिस्टेंस स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग। स्टील का जो शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करना है, तो कौन सा इंग्रेडिएंट उसके साथ मिलाना होगा, वो है निकेल एंड क्रोमियम, ठीक है। अगर स्टील के साथ सही परिमाण में हम निकेल एंड क्रोमियम को ऐड कर सकते हैं तो स्टील का शॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये भी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल नेसेसरी फॉर फोर्जिंग, ठीक है, फोर्जिंग इन स्टैंपिंग इमेज ऑन कॉइन्स, ठीक है। कॉइन के अंदर में हम स्टैम्प कर सकते हैं, कोई इमेज को पकड़ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्नामेंटल वर्क, इसी जो तीनों जो केस बोला है, इसी के लिए हम मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी होना चाहिए इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। देखिए प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं अगर लोड अप्लाई करने के टाइम किसी किसी मेटल में डिफॉर्मेशन होता है, किसी किसी में डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है।
अगर लोड अप्लाई करने के बाद मेटल का डिफॉर्मेशन हुआ एंड लोड आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, और लोड रिमूव करने के बाद भी वो जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसको वो नहीं हटा, ठीक है, वो जो डिफॉर्मेशन हुआ वो परमानेंट तरीके से एब्जॉर्ब हुआ है मेटल के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर मेटल में हम लोड अप्लाई किया है एंड मेटल भी डिफॉर्म हुआ है, बट लोड रिमूव करने के साथ साथ मेटल प्रीवियस कंडीशन में रिस्टोर कर गया, तो उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर मटेरियल प्रीवियस कंडीशन में रिस्टोर नहीं कर सका तो उसी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके हम क्या क्या काम करते हैं, हम क्या कॉइन के ऊपर इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, फोर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल वर्क कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके, वो है प्लास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 46 में पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज तक मेटल में के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं रेजिलेंस। एंड पिछले क्वेश्चन में भी, आगे वाला क्वेश्चन में भी हमको मिला है जो रेजिलेंस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, स्प्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग में रेजिलेंस प्रॉपर्टी होना आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या पूछा है फ्रेंड, बोला है आयरन और मोस्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन इज, ठीक है। तो पिग आयरन हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, पिग आयरन जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो तो कोई ना कोई आयरन उससे ऑब्वियसली, लेकिन कौन सा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज होता है इन इंडिया, तो वो है हेमाटाइट, ठीक है। एंड इसी के साथ हम आपको जो रिलेटेड क्वेश्चन बताना वाला हूँ, जो डिफरेंट आयरन ओर है, ठीक है, डिफरेंट जो आयरन ओर है वो क्या क्या है। देखिए पहले हमको मिल चुका है हेमाटाइट, ठीक है, इसको साथ जो बताना है, हेमाटाइट का जो कलर है ना, हेमाटाइट का जो कलर है वो है रेड, एंड इसमें जो कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट रहते हैं वो है 70%। नेक्स्ट जो फास्ट है, ये हेमाटाइट को हम सीरियल नंबर 2 से इंडिकेट कर रहे हैं। सीरियल नंबर 1 में कौन आएगा, सीरियल नंबर 1 में आएगा मैग्नेटाइट, ठीक है, नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट, ठीक है। इस मैग्नेटाइट में, इस मैग्नेटाइट का कलर क्या है, इस मैग्नेटाइट का कलर है ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कार्बन परसेंटेज होते हैं वो है 72%, ठीक है। तो पहले मैग्नेटाइट उसका कलर हो ब्लैक, एंड उसमें जो कार्बन उसमें जो आयरन प्रेजेंट रहते हैं उसका परसेंटेज है 72। फास्ट सेकेंड आते हैं हेमाटाइट, हेमाटाइट का कलर है रेड, उसमें जो आयरन प्रेजेंट रहते हैं उसका परसेंटेज है 70। मैग्नेटाइट हेमाटाइट के बाद तीसरी स्थान में जो आएगा वो है लिमोनाइट, ठीक है, वो नोट डाउन कर लीजिए, लिमोनाइट। एंड लिमोनाइट में जो लिमोनाइट का जो कलर है वो है ब्राउन, ठीक है, लिमोनाइट का कलर है ब्राउन, एंड उसमें जो आयरन प्रेजेंट रहते हैं उसका परसेंटेज है 60 to 65। एंड 4 में हम जिसका नाम लेंगे वो है सीडराइट, ठीक है, उसका नाम है सीडराइट, ठीक है, उसका नाम है सीडराइट, उसका भी कलर ब्राउन है, एंड उसमें जो आयरन प्रेजेंट रहते हैं उसका परसेंटेज है 48, ठीक है। तो इसी को हमको नोट डाउन करना है। उसके साथ एक जीके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ये जो आपको बोला है जो इन इंडिया हम जो पिग आयरन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, पिग आयरन हेमाटाइट आयरन ओर से हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इस हेमाटाइट को कौन सा माइन से हम ले सकते हैं, वो है बायलाडिला माइन, जो आता है एनएमडीसी के अंदर, ठीक है। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर आते हैं बायलाडिला माइन, उस बायलाडिला माइन से हम हेमाटाइट आयरन और लेके आते हैं, एंड उसी के आयरन के साथ उसी का आयरन को हम प्रोसेस करके जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करते हैं पिग आयरन है, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको नोट डाउन करना है पिग आयरन में कार्बन परसेंटेज क्या होता है। पिग आयरन में कार्बन परसेंटेज होते हैं 3 to 5%, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन सभी है, आपको नोट डाउन करना है फ्रेंड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ूंगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, ठीक है। पहले फ्रेंड्स एक बात बताइए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। तो लाइक मस्ट करना है। अगर चैनल में आप पहली टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब मस्ट कर देना है, ठीक है। एंड
इस वीडियो आपको काम में आएगा तो फ्रेंड के अंदर भी जो आपका ग्रुप है उसमें भी शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करते रहना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। पहले जान लीजिए ब्लास्ट फर्नेस से हमको क्या मिलेगा। ब्लास्ट फर्नेस से हमको मिलेगा पिग आयरन, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस से हमको मिलेगा पिग आयरन, ठीक है। इस ब्लास्ट फर्नेस जो है, इस ब्लास्ट फर्नेस का हाइट है 30 मीटर एंड इस ब्लास्ट फर्नेस का वाइडेस्ट जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, वाइडेस्ट जो क्रॉस सेक्शन है CS पर क्रॉस सेक्शन, उसका डायमीटर है 9 मीटर, ठीक है। ये नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किया हूँ 49, उसी में पूछा गया है ये जो ब्लास्ट फर्नेस है ना, इस ब्लास्ट फर्नेस का डिफरेंट रेंज में टेम्परेचर क्या क्या है। पहले आते हैं लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट्स का टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आते हैं अपर पार्ट में। अपर पार्ट का जो टेम्परेचर होता है वो है 400 से 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये ब्लास्ट फर्नेस का डिफरेंट जोन जो है उसी का टेम्परेचर रेंज है। ये आपको जानना ही है क्योंकि इसी के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मस्ट जानना है आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है फ्रेंड? बोला है कि कार्बन प्रेजेंट इन पिग आयरन। पिग आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन प्रेजेंट रहता है? आपको बोला है इधर में 1 से 5 नहीं होगा, ये 3 to 5 होगा। हाँ, ये होगा 3 to 5% कार्बन प्रेजेंट रहते हैं पिग आयरन में। एंड पिग आयरन कौन सा फर्नेस से हमको मिलेगा? पिग आयरन मिलते हैं हमको ब्लास्ट फर्नेस से, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करना है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है? ठीक है, कास्ट आयरन है क्यूपोला फर्नेस के एक प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक, नोट डाउन की लीजिए। क्यूपोला फर्नेस के एक प्रोडक्ट। क्यूपोला फर्नेस से हमको क्या मिलेगा? क्यूपोला फर्नेस से हमको मिलेगा कास्ट आयरन। आगे कास्ट आयरन को जो रिलेटेड क्वेश्चन है तो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 52 पे कास्ट आयरन का एक क्वेश्चन है, उधर में हम बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में आप हम देखा है क्या क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कितने से कितने कार्बन प्रेजेंट रहते हैं? 1.7 से 4.5, ठीक है फ्रेंड्स। कास्ट आयरन में 1.7 से 4.5% कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड इसी के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन देना है, कास्ट आयरन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आयरन होते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए। एक है ग्रे कास्ट आयरन जो अभी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपको दिख रहा है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है? इसका कलर कास्ट ब्लैक क्यों है? कास्ट आयरन का कलर क्या है? कास्ट आयरन का कलर मोस्ट ऑफ द केस ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। एंड ग्राफाइट का कलर क्या है? ग्राफाइट का कलर ब्लैक है, इसलिए कास्ट आयरन का जो कलर हमको दिखने को मिलेगा वो है ब्लैक, ठीक है। तो वो है क्या? ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। ये नोट डाउन कीजिए पहले। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म में, ग्राफाइट के रूप से प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसी जो ग्रे कास्ट आयरन का मैंने नाम लिया GCI मैंने लिखा हूं, ग्रे कास्ट आयरन। इसी में कार्बन का मात्रा कितना रहता है? 3 से 3.5%। नेक्स्ट आते हैं व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। व्हाइट कास्ट आयरन WCAS, व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन के फ्रेंड नोट डाउन कीजिए। ये जो व्हाइट कास्ट आयरन है ना, ये जो कास्ट आयरन का जो प्रॉपर्टी है, कास्ट आयरन जनरली क्या होता है? हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड लो टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन व्हाइट कास्ट आयरन में ठीक इसका उल्टा, ठीक है। क्या है? व्हाइट कास्ट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लेकिन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कम होता है। एंड व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना रहता है? 1.7 से लेकर 2.3%, ठीक है। एंड व्हाइट कास्ट आयरन का नाम व्हाइट कास्ट आयरन क्यों है? क्योंकि इसका कलर व्हाइट है। क्यों इसका कलर व्हाइट है? क्योंकि कार्बन प्रेजेंट इन दिस कास्ट आयरन इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट, ठीक है, सीमेंटाइट। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म में रहते हैं लेकिन व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन सीमेंटाइट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। एंड कार्बन परसेंटेज कितना है? 1.7 से 2.3। एंड व्हाइट कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी क्या है? ग्रे कास्ट आयरन से
पूरा उल्टा है। क्यों? क्या? इसका टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा है लेकिन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेकिन ग्रे कास्ट आयरन का क्या है? ग्रे कास्ट आयरन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा है एंड टेंसाइल स्ट्रेस कम है। नेक्स्ट आते हैं जो कास्ट आयरन का दूसरा व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन के बाद चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोटलेट कास्ट आयरन एंड मैलिएबल कास्ट आयरन एंड लास्ट में आता है नोड्यूलर और स्पेरोडाइल कास्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 52 से। 52 से क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कास्ट आयरन इज ब्रिटिल, ठीक है। कास्ट आयरन इज ए ब्रिटिल मटेरियल, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। कास्ट आयरन की कौन सी टाइप का मटेरियल है? कास्ट आयरन एक ब्रिटिल मटेरियल है एंड इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बहुत ही हाई है, ठीक है। एंड ब्रिटिल के साथ में कास्ट आयरन से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। वो क्या है? अगर कास्ट आयरन को हम मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के टाइम हम कूलेंट के रूप में क्या यूज करते हैं? वो है कॉम्प्रेस्ड एयर, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड एयर और समटाइम्स ऑप्शन में रहता है नो एयर, ठीक, कॉम्प्रेस्ड एयर और नो कूलिंग, ठीक है। क्योंकि एयर को हम कोई कूलिंग मीडिया करके नहीं मानते, तो कॉम्प्रेस्ड एयर और नो कूलेंट भी ऑप्शन में मिल सकते हैं। कास्ट आयरन मशीनिंग करने के टाइम कोई कूलेंट नहीं लगता है। एंड कास्ट आयरन को जब आप मशीनिंग करेंगे तो कौन सा टाइप्स ऑफ चिप्स फॉर्मेशन होगा? वो है डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ठीक है। किसी किसी बुक्स में सेगमेंटल चिप्स भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है कास्ट आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी नोट डाउन करना है फ्रेंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है? द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील इज, तो स्टील का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो 800 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ जो बताना है आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता क्या है। देखिए मेटल के अंदर क्या है? डिफरेंट क्रिस्टल है, तो जिस टेम्परेचर में इसका क्रिस्टल क्या है? न्यू टाइप फॉर्मेशन होता है। क्या है? न्यू टाइप ऑफ क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जिस टेम्परेचर से इसका जो क्रिस्टल है, इसके अंदर जो क्रिस्टल है वो न्यू फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड जिस टाइम में इसका क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड होता है उसको बोलते हैं हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? अपर क्रिटिकल एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर में जो टेम्परेचर में इसका क्रिस्टल फॉर्मेशन चेंज होकर न्यू क्रिस्टल फॉर्म होता है मेटल के अंदर, उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो स्टील का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो है 800 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ आपको नोट डाउन करना है क्या? रिक्रिस्टलाइजेशन के टेम्परेचर के साथ अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर में मेटल का अंदर जो क्रिस्टल है उसका क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होना शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड जिस टेम्परेचर में उसका जो क्रिस्टल फॉर्मेशन न्यू टाइप जो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो शुरू हुआ है वो जो एंड होता है जिस टेम्परेचर में उसको बोलते हैं हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। एंड रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में क्रिस्टल फॉर्मेशन न्यू क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है उसको हम रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर बोलते हैं। एंड उसके साथ आपको जो नोट डाउन करना है, कोल्ड वर्किंग करने के टाइम हम रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर के नीचे में मेटेरियल को लेके हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। एंड जब हॉट वर्किंग करता हूँ हम लोग तो क्या करते हैं वर्कशॉप में मेटल को रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर लेके जाने के बाद उसके साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम हॉट वर्किंग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या बोला है, क्या पूछा गया है? द मिनिमम साइज ऑफ ब्लूम, ठीक है। ब्लूम का जो मिनिमम साइज है तो उसका जो क्या है, डायमेंशन क्या है? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फ्रेंड्स अच्छे से नोट डाउन करना है। जो ब्लूम है, ब्लूम का जो डायमेंशन है वो है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। किसी किसी बुक्स में इसका 150 mm टू 150 mm भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको एक और भी रिलेटेड क्वेश्चन नोट डाउन करना है, ठीक है। वो क्या है? बिलेट जो होता है, ठीक है, बिलेट, दूसरा आइटम बिलेट, उसका जो डायमेंशन होता है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 5 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 mm इंटू 50 mm, ठीक है।
ये भी लिख सकता हूँ। तो ब्लूम का जो मिनिमम साइज क्या होता है एंड बिलियर्ड का मिनिमम साइज क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है, द 4 हाई रोलिंग मिल्स देयर आर 4 रोल्स आउट ऑफ व्हिच, ठीक है। 4 हाई रोलिंग मिल का ड्राइंग कैसा होगा, एक बैकअप व्हील, इसके अंदर आता है वर्किंग व्हील, देन एक वर्किंग व्हील एंड इसके अंदर आता है एक बड़ा वाला ये है बैकअप व्हील, ठीक है। तो देखिए ये एक 4 हाई रोलिंग का एक ड्राइंग है, ठीक है। तो 4 हाई रोलिंग मिल में क्या क्या है, 2 वर्किंग रोल्स एंड 2 बैकिंग अप रोल्स, ठीक है। এখানে रोल्स হবে ROLLS, ठीक है। तो इधर में देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, बैकअप रोल, ठीक है, बैकअप रोल्स। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बैकअप रोल कहते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग रोल, WR करके हम डिनोट कर रहे हैं, वर्किंग रोल, ठीक है। तो ये वर्किंग रोल देख लीजिए, इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, ये बैकअप रोल जो है उसका डायमेंशन वर्किंग रोल से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन 4 हाई रोलिंग मीन्स दैट व्हिच रोल डायमीटर इज मैक्सिमम। तो बैकअप रोल जो होता है, बैकअप जो रोलर होता है उसका डायमीटर वर्किंग रोलर से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटालिक ट्यूब। अगर 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस, फ्रेंड्स सीमलेस किसको कहते हैं, सीम का जो मीनिंग है वो है जॉइंट। अगर कोई पाइप या कोई ट्यूब के अंदर कोई जॉइंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमलेस। तो सीमलेस ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम एक्सट्रूशन प्रोसेस का हेल्प लेते हैं, ठीक है। एंड 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटालिक ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम एक्सट्रूशन एंड रोलिंग दोनों प्रोसेस का जुड़ के ये तैयार करते हैं, 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस पाइप तैयार करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एक्सट्रूशन एंड रोलिंग। एंड इसी के साथ आपको बताना है, हम अगर फॉरवर्ड एक्सट्रूशन करेंगे, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन करने के टाइम हमका जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सॉलिड, ठीक है। एंड बैकवर्ड एक्सट्रूशन का टाइम हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो होते हैं हॉलो, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रूशन आपको बोला है ये ऑब्वियसली बैकवर्ड एक्सट्रूशन है। तो 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटालिक ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम हम जो ऑपरेशन करेगा वो है एक्सट्रूशन एंड रोलिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग स्पिनिंग इज। स्पिनिंग करने के टाइम मेटल में क्या क्या डिफॉर्मेशन होता है, वो है बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ये दोनों टाइप्स का डिफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वो फ्रेंड हम पहुंच चुका है 58 नंबर क्वेश्चन में, बोला है द इंक्रीज इन हार्डनेस ड्यू टू कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग करने के टाइम मेटल के अंदर जो हार्डनेस प्रॉपर्टी डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क हार्डनिंग, ठीक है। तो फ्रेंड कोल्ड वर्किंग करने के टाइम मटेरियल के अंदर जो हार्डनेस डेवलप होता है उसको हम वर्क हार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड पहले ही आपको बता चुका हूँ कोल्ड वर्किंग किसको बोलते हैं, अगर कोई मेटल को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर रख के, ठीक है, मटेरियल को वर्किंग करता हूँ तो उसको हम कोल्ड वर्किंग बोलता हूँ, ठीक है। एंड कोल्ड वर्किंग के टाइम मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलता है, उसको हम बोलता हूँ वर्क हार्डनिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या पूछा गया है, बोला है द मेटल एक्सट्रूशन प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड एंड हॉलो सेक्शन। जो पहले आपको बता चुका हूँ, क्या एक्सट्रूशन प्रोसेस में हम अगर सॉलिड कोई ट्यूब बनाना है, अगर सॉलिड कोई रॉड बनाना है तो हम फॉरवर्ड एक्सट्रूशन का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। एंड हॉलो सेक्शन अगर हमको मैन्युफैक्चर करना है तो हम कौन सा प्रोसेस को अपनाएगा, वो है बैकवर्ड एक्सट्रूशन। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या पूछा गया है, कोल्ड वर्किंग मेटल इज कैरिड आउट, ठीक है, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में रहकर हम कोल्ड वर्किंग करता है, ठीक है। ओनली रूम टेम्परेचर नहीं है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। देख लीजिए एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि स्टील का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, ठीक है, उसका वैल्यू है क्या, 800 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस में स्टील को लेके
वर्किंग करता है तो उसी को भी बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। अगर 800 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करके आप अगर मटेरियल के ऊपर कोई प्रोसेस कोई भी वर्किंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉट वर्किंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंड मेरा जो ये सीरीज ये जारी रहेगा। आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक आपको करना है, एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपका सपोर्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।